हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्लानिंग, जिसमें हमने अपनी प्लान एंड पॉलिसीज़ को डेवलप किया था। लेकिन हमने प्लान एंड पॉलिसीज़ तो डेवलप कर दी, लेकिन आगे की प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस प्लान्स को, उसके लिए हमको मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन को परफॉर्म करना होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो वंस द ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स आर लेड डाउन, एक बार जब कोई भी ऑब्जेक्टिव एंड प्लान से बना दिए जाते हैं, तो मैनेजमेंट को कुछ प्रोडक्टिव रिलेशनशिप जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, बहुत सारे रिसोर्सेज को अपनी गैदर्ड करना होता है, जिससे हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है ना, कि मैनेजमेंट हैज़ टू आइडेंटिफाई एंड एस्टैब्लिश प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान। अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको बहुत सारे रिसोर्सेज को, बहुत सारे रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना होता है, देन उनको पुट करना होता है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, इन जनरल वर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फ्रॉम मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो भी चीज़ हमको जिन भी फंक्शन, मतलब जो भी चीज़ों की हमको रिक्वायरमेंट है, उनको अवेलेबल करवाना, उन सारी चीज़ों को अरेंज करना, गैदर्ड करना, इकट्ठा करना, जिससे कि हमारा जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम एफिशिएंट यूज़ कर सकें, या फिर जो भी हमारे प्लान्स हैं उन प्लान को हम पूरी तरीके से इफ़ेक्टिवली जो है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग मीन्स जस्ट अरेंजिंग द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, सारी रिसोर्सेज को अरेंज करना और उनका एफिशिएंट यूज़ करने के लिए उनको प्रिपेयर करना, उनको स्टार्ट करना। तो ये क्या है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। नॉर्मली अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन की बात करें, तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने फंक्शंस को या फिर अपनी परफॉर्मेंस को, उनको ग्रुप करते हैं कि सेम लेवल की जो, या फिर सेम फोन्यूमोन वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रुप करते हैं। डेलीगेशन या फिर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है, उसे हम डेलीगेट करते हैं। हम जो भी हमारे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स वगैरह हैं उनको हम इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। तो एक डेफिनेशन दिया हुआ है स्क्रीन पर, ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। कि सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है, दैन उनको ग्रुप करना है, फिर जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी उनको डेलीगेट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में ऑर्गेनाइजिंग जब हम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग की क्या क्या, मतलब जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम फर्स्ट बात करें, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। देखो, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट फेयोल के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर हम इसके फंक्शंस की या फिर इसके कुछ कंटेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो फेयोल प्रिंसिपल से मैच करते हुए हैं। तो फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। तो द टोटल वर्क टू बी डन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब्स एज अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड प्लान। जो भी हमारा टोटल वर्क है वो क्या होना चाहिए, वो पहले ही एक स्पेसिफिक, मतलब कि जैसे हम डिवीज़न ऑफ वर्क करते थे ना, जैसे हम फेयोल के प्रिंसिपल में बोलते थे कि ऑल ओवर यूनिट को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देना चाहिए। तो ऐसे ही जो भी हमारा वर्क है उसको छोटे छोटे यूनिट में हम डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने छोटे छोटे जॉब्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। अ सेट ऑफ रिलेटेड टास्क दैट कैन बी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल। कोई भी जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग में सेलिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस का काम हो गया, ये इतने बहुत सारे छोटे छोटे जॉब्स जो हैं उनको हम पहले ही डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड करने के बाद हम उनका डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं। मतलब पहले उनको आइडेंटिफाई कर लेना कि हम कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब हमारे फंक्शंस क्या हैं, हम क्या परफॉर्मेंस देने वाले हैं, हमारे प्लान्स क्या हैं, देन हमारी
प्रोसीजर्स क्या हैं। तो सबसे पहले अपने वर्क को आइडेंटिफाई करना कि हमारे परफॉर्मेंस हैं क्या क्या, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको डिवाइड कर देना। डिवाइडमेंट मतलब कि जो भी हमारा ओवरऑल वर्ड है वर्क है उनको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना, जिससे कि और जो भी हमारे स्पेशलाइज पर्सनस हैं या फिर जो भी उसमें बहुत ही ज़्यादा रिजिड हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग उनकी काम को डिवाइड कर देना। डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन ऑफ efforts and skills, avoid duplication of work. Management must ensure that all activity required to achieve organizational objective are identified. कि पहले हम अपने वर्क को आइडेंटिफाई करना है, देन उनको डिवाइड कर देना है, और डिवाइड भी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और उसके स्किल्स और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड, अगर हम बात करें डिपार्टमेंटलाइजेशन, जब हम अपने वर्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो सेकेंड हमारा परफॉर्मेंस होता है जो है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो फर्स्ट तो क्लियर है कि हमें सबसे पहले अपने वर्क को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट शुड बी द टोटल वर्क टू बी डन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जॉब एज अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड प्लान। जो भी हमारे प्लान है उसके अकॉर्डिंग अपने जॉब को आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमें क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या परफॉर्मेंस हमको परफॉर्म करनी है, क्या क्या हमारे फंक्शंस हैं, और ये करने के बाद जो है हमारा सेकेंड हम उसको डिवाइड कर देते हैं, उसका डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया। सेकेंड हमारा रहा डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगर हम डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें तो जो भी हमारे सिमिलर नेचर के जॉब्स हैं, जो सेम उनका जो साउंड है, जो उनका जो नेचर है वो सेम है, तो सेम नेचर के जॉब को एक जगह ग्रुप्ड कर देना, मतलब एक जगह ग्रुप करके और उनको एक डिपार्टमेंट में पिन कर देना। जैसे ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब इनटू लार्जर यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंट। मतलब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेलिंग के बहुत सारे हो सकते हैं कि कहीं पर रॉ मटेरियल सेल होता हो, कहीं पर फिनिश्ड गुड सेल होता है, कहीं पर हम कुछ स्क्रैप्स को भी सेल करते हैं। तो जितने भी हमारा सेलिंग कंटेंट है सबको इकट्ठा करके हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया, क्रिएट कर दिया, जिसे हम बोलेंगे सेलिंग डिपार्टमेंट। तो ऐसे जो भी हमारे सिमिलर और सेम नेचर के जो जॉब हैं उनको ऐसे ग्रुप्ड करके और एक डिपार्टमेंट के साथ में पिन कर देना, यह है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिवीज़न और सेक्शन और प्लेसिंग दैम अंडर अ डिपार्टमेंट हेड, उनका डिवीज़न कर देना और उनका सेक्शंस वगैरह बनाना, जैसे क्लासेस में सेक्शंस, कॉमर्स सेक्शन, आर्ट सेक्शंस इस तरह से होते हैं, और उनके ऊपर एक डिपार्टमेंटल हेड का होना जो पूरे उस डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करता हो, कंट्रोल करता हो। इट फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। इससे होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन बनी रहती है। स्पेशलाइजेशन, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि सेलिंग डिपार्टमेंट है तो सेलिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ सेल्समैन ही वर्क करेंगे, मतलब कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेल्स डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा अनुभव है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो डिपार्टमेंट आर लिंक टुगेदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट। मतलब जो भी गैदर्ड हैं एक साथ, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में लिंक्ड भी हैं लेकिन इंटरडिपेंडेंट भी हैं। एम्स एट अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एक्शन, कि जो भी उनका डिपार्टमेंट है वो पूरा उसके लिए मतलब यूनिटी के साथ में वो वर्क करेंगे, आपस में बहुत ही कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन को के साथ में मैनेज करते हुए। इसे लिखा है मार्केटिंग, पर्सोनल्स, फाइनेंस, प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, केमिकल, पावर डिवीज़न, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। लेकिन जब सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले जो पर्सनस होंगे उनके बीच में, मान लीजिए कि कोई अगर हम नॉर्मली क्लास की बात करें तो एक क्लास में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड तो नहीं हो, लेकिन एक गुड फ्रेंड बन सकते हैं सारे ही स्टूडेंट, क्योंकि वो पूरा अपने ए टू जितने भी उनके लेक्चर्स होते हैं साथ अटेंड करते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में उनकी सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो इस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन में एक तो स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सारे मतलब जो भी एम्प्लॉय जिस भी डिपार्टमेंट से है वो उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग ले रहा है और उसी डिपार्टमेंट में परमानेंट अपनी एक प्लेस जो है वो बनाए हुए हैं। और कोऑर्डिनेशन, यूनिटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन से क्रिएट होती हैं। थर्ड है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। हमारा फर्स्ट फंक्शन था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकंड था हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन, और थर्ड हो गया हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अगर हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ की बात करें तो डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली वंस डिपार्टमेंट एज फ्रेम। जब एक बार डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो उसमें डिपार्टमेंट बन जाने का मतलब है कि वहाँ पर डिपार्टमेंट हेड का होना, उनके जो मैनेजर्स हैं, सब मैनेजर्स हैं, या फिर जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उन
सबका वहाँ पर पिन हो जाना, और पिन होने के बाद उनको कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए, मतलब उनको कुछ वर्क दिया जाता है, कुछ जॉब दी जाती है, कुछ उनको एक परफॉर्मेंस उनका फिक्स किया जाता है, और वो परफॉर्मेंस जो है उनकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, टेस्ट, मतलब ये सारी चीज़ें स्किल्स के बिहाफ पर उनको दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट का में कोई पर्सन है, तो अगर वो मैनेजर है या फिर या फिर सीए है या फिर लॉयर है, जो भी है, तो उसको ड्यूटी असाइन करना, मतलब उसको एक वर्क जो है वो डेलीगेट करना है कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ये काम करना है, और तुम इस डिपार्टमेंट में तुम्हारा जो जॉब पोजीशन है वो ये है। तो थर्ड फंक्शन होता है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, कि हम अपनी यहाँ पर ड्यूटीज़ असाइन करते हैं कि एक्चुअल में कि किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन्स हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कि वो क्या करने वाले हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनका क्या क्या रोल है। ठीक है, जैसे लिखा है एग्जांपल, एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंस शुड बी असाइंड टू पर्सन्स हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो वो जो भी उसका जो भी उनकी फाइनेंस की डिपार्टमेंट, फाइनेंस की एक्टिविटीज़ हैं, वो ऐसे पर्सन को दी गई होंगी जिसकी जो क्वालिफिकेशंस हो वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर उसका एक्सपीरियंस जो हो, या फिर उसका जो स्किल्स हैं, उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो फाइनेंस में हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या होता है, ग्रांटिंग रिक्विजिट अथॉरिटी टू इनेबल एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्टरीली, कि जो भी हमने काम दिया है, ठीक है, जो भी हमने काम दिया है उसमें एक अथॉरिटी जो है वो ग्रांट करना, ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को बनाना, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को डेवलप करना, कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। मतलब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, इट मीन्स कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है और कौन मुझे रिपोर्ट करेगा, मैं किसका बॉस हूँ और कौन मेरा बॉस है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ और मेरे अंडर में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड था ना, कि यूनिटी ऑफ कमांड में होता था कि एक बॉस का एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। तो सेम यहाँ पर भी कि जो भी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करने का मतलब यही है कि हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसका सुपीरियर कौन है। अगर उसको कोई कंप्लेन करनी है या फिर उसे कोई सजेशन देना है या फिर उसे कुछ अपने ग्रीवेंसेस रखने हैं, तो वो किसके सामने रख सकता है, मतलब उसका बॉस कौन है, उसका सुपीरियर कौन है, किसके साथ में वो ईज़िली अपनी एक बॉन्डिंग बनाए या फिर किसके इमीडिएट उसका बॉस कौन है, इमीडिएटली वो किसको इन्फॉर्म करेगा, और उसके अंडर में कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क करते हैं। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वो कौन कौन है, उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे अगर ऑर्डर देना है तो मुझे किसको देना है, मेरे एम्प्लॉयज़ कौन है, मेरे जो स्पेसिफिक जो एम्प्लॉयज़ मुझे मिले हुए हैं या सबऑर्डिनेट जो मुझे मिले हुए हैं, अगर मेरे को कुछ अथॉरिटी दी जाती है तो मैं किसको असाइन करूँगा जा करके। तो ये है हमारा इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब पहले तो ड्यूटीज़ को असाइन कर देना, ड्यूटीज़ असाइन करने के बाद जब सारे व्यक्तियों को, सारे पर्सन्स को ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाती है, तो नेक्स्ट रहता है कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को डेवलप करना, मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को यहाँ पर डेवलप करना, कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। मतलब किसको, अगर मुझे कुछ इमीडिएट ऑर्डर देना है तो मेरे अंडर में कितने वर्कर्स हैं या फिर मेरे अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स हैं जिनको मैं ऑर्डर कर सकती हूँ, या फिर मुझे कोई कंप्लेन करेगा या फिर मुझे किसी की ग्रीवेंसेस होंगे, किसी के सजेशंस होंगे या फिर किसी को कुछ रिपोर्ट करना होगा, तो मैं किसको करूँगी, क्योंकि मेरा भी एक ही बॉस होना चाहिए, मेरे साथ भी सेम के एक सुपीरियर होना चाहिए जिसको मैं जा करके अपनी दिन भर की रिपोर्टिंग कर सकूं। तो यहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशन क्रिएटेड सो दैट एवरीबडी नोज फ्रॉम whom he has to take order and whom he can issue order, कि हमें किसके लिए, मैं किससे ऑर्डर ले सकता हूँ और मैं किसके लिए ऑर्डर इशू कर सकता हूँ। क्रिएट मैनेजमेंट हायरार्की, यहाँ पर भी एक हायरार्की को फॉलो किया जाता है, जैसे कि ABCD वाला जो था ना, चेन ऑफ कमांड यूनिट, जो हमारा
फ्यूल का प्रिंसिपल था चेन वाला, स्केलर चेन वाला। तो यहाँ पर भी कि मेरे अंडर में कौन है, देन उसके अंडर में कौन है, फिर उसके अंडर में कौन है, या फिर मेरे से सुपीरियर कौन है, मेरे सुपीरियर का सुपीरियर कौन है। तो यहाँ पर रहता है हमारा कि जो भी हमारी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है उसको डेवलप करना, जिससे कि एम्प्लॉय जो हैं या फिर जो भी हमारे सुपीरियर सबॉर्डिनेट हैं वो ईजिली बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना किसी चोट के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट्स के वो ईजिली अपने ऑर्डर जो हैं वो इशू कर सकें और हम उनको ऑर्डर ईजिली जो है वो मिल सकें। तो ये मैनेजमेंट के मतलब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस हैं कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, कि सबसे पहले अपने वर्क को आइडेंटिफाई करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड हमारा है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को डेवलप करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है इसकी। तो अगर मैंने पहले भी थोड़ा बताया था कि जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है ये फ्यूल के प्रिंसिपल पर डेवलप है, पूरा बेस्ड है कि जैसे फ्यूल के प्रिंसिपल बनाए गए थे। अगर मैं बात करूं कि पहले मैंने बोला कि इसके स्टेप्स में कि डिवीज़न ऑफ वर्क होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क होता है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स यही थे कि जब डिवीज़न ऑफ वर्क होगा तो हर एम्प्लॉय को उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क डिवाइड किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, और जब वो बार बार उस वर्क को अगेन एंड अगेन रिपीट करेगा, मैं इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअली असाइन अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क, उसे टोटल वर्क और पूरा टास्क नहीं करना है, उस काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, और जब वो छोटे छोटे यूनिट को बार बार रेगुलरली रिपीट करेगा तो उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी, उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही स्पीडी हो जाएगा, वो काम को बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकता है, जिसमें वो अपनी कॉस्ट और टाइम दोनों को मेंटेन कर सकता है। तो ये हमारा मतलब स्पेशलाइजेशन कि इनसे ऑर्गेनाइजिंग करने से, ऑर्गेनाइजिंग होने से, या फिर ऑर्गेनाइजिंग में जो भी हम आइडेंटिफिकेशन डिवीज़न ऑफ वर्क कर रहे हैं या फिर जो भी हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे हैं, उसे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, उसे एम्प्लॉय जो है वो पूरी तरीके से एफिशिएंट हो सकता है, वो अपना उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी स्पीडी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, तो जो तीसरा फोर्थ स्टेप हमने पढ़ा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को डेवलप करना। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को डेवलप करने से क्या होगा कि मुझे क्लियर होगा कि मैं किससे ऑर्डर ले सकता हूँ और मैं किसको ऑर्डर कर सकता हूँ, है ना, कि मुझे किसके लिए ऑर्डर इशू करना है और मुझे कौन ऑर्डर इशू कर सकता है। तो यहाँ पर जब ये दोनों चीज़ें क्लियर होती हैं तो किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं रहता, मतलब एक एम्प्लॉय को उसे पता है कि मेरा बॉस कौन है, मुझे किसके लिए काम करना है ना, और बॉस को पता होता है कि हाँ मेरे सबॉर्डिनेट कौन है, मुझे किसके लिए ऑर्डर इशू करना है। तो इट हेल्प इन क्रिएटिंग वेल डिफाइंड जॉब एंड ऑल्सो क्लैरिफाइंग द लिमिट ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब, कि हर किसी के पास एक पर्टिकुलर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा बर्डन है और कोई बिल्कुल फ्री है। द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज़ क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग, कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजिंग है उसमें हम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं या फिर ईजिली डेवलप कर सकते हैं, और उनकी वैल्यूज़ को जो है हम साइन कर सकते हैं कि सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, और इन दोनों के रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। थर्ड अगर हम बात करें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इट प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज विच हेल्प टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, इनेबल प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विच रिजल्ट इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर सारी चीज़ें पहले ही क्लियर रहती हैं कि किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है, मतलब हर एक पर्सन का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर रहता है कि किसके पास कौन सी ड्यूटी है, कौन सा पर्सन किसके लिए पूरा आंसरेबल है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे हमारा किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं रहता, हर एक एम्प्लॉय को अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वो अवेयर रहता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो आंसरेबल भी रहता है, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ क्या काम किसको दिया गया है और किसकी जिम्मेदारी है, किसी भी टाइप का डुप्लीकेशन नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ उस काम को एक ही काम को 2-3 लोगों ने कर दिया या फिर कोई काम जो है ओवरलैप हो गया, ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन दोनों जो है यहाँ पर मिस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बहुत अच्छे से डेवलप की गई है, डिवीज़न ऑफ वर्क हुआ है।
तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, इनएफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहता। मतलब यहाँ पर किसी भी टाइप के चोज़, कॉन्फ्लिक्ट्स और किसी भी टाइप का डुप्लीकेशन, ये सारा चीज़ें नहीं है। कोई भी पर्सन जो है, कोई भी एम्प्लॉय जो है वो कंफ्यूज नहीं रहता है कि हाँ मुझे क्या काम करना है या फिर मुझे कल क्या करना है। एक प्रॉपर प्लानिंग रहती है और एक प्रॉपर उसको वर्क जो है वो असाइन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब अवॉइड ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। आगे ये भी सेम वैसे ही है कि जब हम प्रॉपर जॉब्स को असाइन करते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क किया है हमने, आइडेंटिफिकेशन डिवीज़न ऑफ वर्क किया है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डेवलप की है, ड्यूटीज़ ईजिली हमने असाइन की है, तो जब सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में हुई हैं, सारी चीज़ें को एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू किया गया है या फिर पूरा एक इवेल्यूशनरी क्रिएट किया गया है कि सबकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग फंक्शंस को दिया गया है कि तुम्हें ये फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारी ओवरलैपिंग है वो अवॉइड हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ये अवॉइड होता है। दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग कन्फ्यूज़न एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स। इससे क्या होता है कि जो भी हमारा कन्फ्यूज़न है वो प्रिवेंट हो जाता है, वो रुक जाता है। जो भी हमारी वेस्टेज होने वाली हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स की जो वेस्टेज हैं, वो वेस्टेज क्या हो जाती हैं, मिनिमाइज़ हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं। प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब अवॉइड ओवरलैपिंग नहीं होता, कोई भी फंक्शन को डुप्लीकेशन नहीं रहती कि हाँ अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करना है। तो इससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न और ये जो है वेस्टेज वगैरह जो है हमारी जितने भी हमारे रिस्क हैं, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो मटेरियल हो, हम हर रिसोर्सेज का या उन सारी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा। अब ऐसा नहीं कि हाँ कोई एम्प्लॉय मेरे पास ऐसे बहुत, उसके पास बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बहुत कम काम है, वो बिल्कुल बर्डन लेस हो गया है, और किसी के पास बहुत ज़्यादा बर्डन है कि उसके पास बहुत सारी अथॉरिटी दे दी गई, उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को डेवलप किया गया है कि कौन किसका बॉस है और कौन किसका एम्प्लॉई सबॉर्डिनेट है। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। ऑप्टिमम मतलब कि आवश्यकता अनुसार, मतलब कि जो भी उसका मिनिमम मैक्सिमम, मतलब उनका मतलब मैक्सिमम एफर्ट्स को हम निकाल सकें, मैक्सिमम आउटपुट्स ले सकें। मिनिमम हम इनपुट्स में मैक्सिमम आउटपुट को हम गेन करते हैं। तो क्लियर है। फर्स्ट हमारा स्पेशलाइजेशन हो जाती है प्रॉपर तरीके से, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन डेवलप हो सकती है क्योंकि वहाँ पर डिवीज़न ऑफ वर्क हो रहा है और स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पर ही परफॉर्मेंस को दिया जाता है। यहाँ पर वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही क्लियर रहती है कि कौन किसके साथ काम करने वाला है, कौन किसके लिए काम कर रहा है या फिर कौन किसके लिए आंसरेबल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी क्लियर रहता है कि हाँ अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से 10 लोगों के पास क्या क्या अथॉरिटी हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, किन के लिए वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा पूरा प्रॉपर एक और डिपार्टमेंट का जो मैनेजिंग कॉर्नर होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत एक इनिशिएटिव वे में ली गई हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडॉप्शन टू चेंज, अ प्रॉपरली डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ फ्लेक्सिबल विच फैसिलिटेट एडजस्टमेंट टू चेंज इन वर्कलोड कॉजेज बाय चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, रिसोर्सेज एंड मार्केट। कि अगर हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप किया, क्रिएट किया या फिर स्टार्ट किया। जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो फंक्शंस के बिहाफ पर बनाया जाता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो फाइनेंस भी करेगा, मार्केटिंग भी करेगा, सेलिंग भी करेगा, तो उसके जो फंक्शंस के बिहाफ पर उसके स्ट्रक्चर को तैयार करना। एक होता है डिविजनल, मतलब कि जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो वहाँ पर जो डेवलप किया जाएगा स्ट्रक्चर वो होगा डिविजनल। जैसे कि टेक्सटाइल का हो गया या फिर गारमेंट्स का हो गया या फिर बेकरी का हो गया, फूड प्रोडक्ट हो गया, तो वहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। और जब
स्ट्रक्चर के बिहाफ पर काम किया जाता है, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, तो वो क्या रहता है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है इन्वायरमेंट की एडजस्टमेंट को देखते हुए। मतलब कि इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चेंजेस हो रही हैं, उनके साथ भी बहुत ही एडजस्ट हो जाता है कि हाँ अगर कुछ चेंज हुआ, मान लो कि टेक्सटाइल और मेडिसिन्स का है, तो मेडिसिन्स में अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है और सिर्फ टेक्सटाइल में चेंज हुआ है, तो टेक्सटाइल के एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने आप को ईजिली उसको अपने आप को उनके अकॉर्डिंग जो है वो इम्प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल होने की वजह से जो चेंजेस होती हैं वो ईज़िली अडेप्ट की जा सकती हैं, उनको ईज़िली जो है वो सीखा जा सकता है, गेन किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे वो जो भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, लाइक अगर कोई टेक्नोलॉजी अपडेटेड हो रही है तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर कोई प्रोडक्ट चेंज हुआ तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कोई रिसोर्सेज चेंज हुई या फिर मार्केट में कुछ न्यू पॉलिसी आई तो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, सबसे मेजर थिंग्स है ये, और फ्यूल का भी प्रिंसिपल, फ्यूल ने भी बार बार इस पर फोकस किया है कि एम्प्लॉयज़ का जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ जैसे FW टेलर का भी है कि एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। When manager delegate the authority, it reduce the workload, so then they can focus on more important issues related to growth and innovation। जब कोई भी अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, तो मैनेजर जो है वो अपने बर्डन से थोड़ा सा बचता है, मतलब उसका तो वर्कलोड कम हुआ, लेकिन जो उसके सबॉर्डिनेट हैं जिसको वो काम दिया गया है, उसके वो क्या होगा, उससे लेकर के वो उस अपना पूरा अटेंशन उस पर रखेगा, मोर अटेंटिव हो जाएगा। उसका जो इनिशिएटिव लेवल है या फिर उसकी जो एक्सपीरियंस है, उसके जो स्किल्स हैं, वो उस पर पूरा अप्लाई करेगा उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए। तो दिस शुड ऑल्सो डेवलप द सबॉर्डिनेट एबिलिटी एंड हेल्प हिम टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल। कि जब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती है तो एम्प्लॉयज़ अपना पूरा पोटेंशियल देते हैं, जिससे कि वो अपने बॉस के फंक्शंस को करके या फिर उनकी परफॉर्मेंस में हेल्प करके अपना जो इनिशिएटिव लेवल है या फिर अपनी जो ग्रोथ है, अपना जो डेवलपमेंट है, उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी ऐसा रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और जैसे कोई सेल्स के एम्प्लॉई हैं, मतलब सेल्समैन है, तो बार बार जब वो ऑर्गेनाइजेशन उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और कुछ सेल्स के लिए कुछ चेंजेस आए, तो वो उन्हीं सेल्स की उनको ट्रेनिंग देना या फिर अपने मैनेजर्स की वर्क में हेल्प करना, और किसी भी डिसीज़न में अपना रोल प्ले करना कि अब जो भी अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें कुछ इंटरफेयर करना, इंटरफेयर तो नहीं कह सकते, मतलब उसमें अपने कुछ सजेशंस देना, अपना कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट रहना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिससे कि एम्प्लॉयज़ का, जो हमारे पर्सोनल्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। साउंड ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। कि अगर एक सही ऑर्गेनाइजेशन है, एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करता है कि वो बहुत ही रिलेटिव थिंकिंग कर सकें, बहुत ही इनिशिएटिव ले सकें इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय एडिंग मोर जॉब पोजीशंस। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी जॉब पोजीशंस, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, और भी बहुत सारी जॉब पोजीशंस को ऐड करके, डिपार्टमेंट्स को ऐड करके, और कुछ न्यू प्रोडक्ट लाइन ला करके, न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज़ को ला करके। अगर हम बात करें कि मार्केट में कुछ नया आ रहा है, जैसे आपका टेक्सटाइल का बिज़नेस है, तो अगर आपका टेक्सटाइल का बिज़नेस है तो आप उसमें कुछ और भी ऐसे उससे अटैच चीज़ें जो हैं, लाइक अगर कोई आपकी शॉप है, तो अगर वो गारमेंट्स की शॉप है, तो गारमेंट्स के जो लोग गारमेंट्स लेने आएंगे, मे भी हो सकता है कि वो फुटवेयर के लिए भी कीन हो, तो फुटवेयर भी आप ऐड कर सकते हो। तो जब ये सारी चीज़ें, मतलब कि आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। और ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन तभी पॉसिबल है जब आपने अच्छी ऑर्गेनाइजिंग की है, मतलब कि पूरी तरीके से प्रॉपर डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है, पूरा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जब एक वे में होती हैं, बहुत परफेक्टली की जाती हैं, तब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन जो है वो भी पूरी तरीके से होता है। ओके, थैंक